दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल आर लर्नर। जैसा कि आपको पता है हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2012 का क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, हमारा मैथ्स के जो थे, मैथ्स के भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और सीटेट पेपर 2 की जितनी भी हो सकती है सारी तैयारी मेरे चैनल पर हो जाएगी। चलिए फिर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और इनके पीडीएफ की मैं बात करूं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको लिंक, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि लिंक वर्क नहीं करता तो आपको सिंपल सर्च करना है ऑल आर लर्नर्स, तो इससे भी वो आप चैनल पर ऐड हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं। फर्स्ट है लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं, यानी कि विच टू ऑफ दिस रिप्रेजेंट स्लो कंबसन। आज जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी। लोहे पर जंग लगना और आपका जो रेस्पिरेशन होता है, ये दोनों ही स्लो कंबसन का एग्जाम्पल है। हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण कंबसन रिएक्शन नहीं है, और जो मोमबत्ती है ये हाई कंबसन का एग्जाम्पल है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्लो कंबसन के सिर्फ दो ही थे, लोहे पे जंग लगना और श्वसन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल। सेल वॉल वाला सबसे छोटा कौन है? ईस्ट है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया या फिर जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 4 और तो इसका राइट आंसर रहता है वो होगा आपका बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। जब हम सीएनजी या एलपीजी का कंप्लीट कंबसन कर देते हैं तब क्या क्या उत्पाद बनेगा? तो इसका याद रखिएगा, जब आप कंप्लीट कंबसन करोगे तो CO2 प्लस H2O बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो बनेगा ये कब बनता है? ये इनकम्प्लीट कंबसन पर बनेगा। ठीक है, जब आप इनकम्प्लीट कंबसन करोगे तो आपके ये वाले प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यालय की योग्यताओं के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी कि विज्ञान का यदि आपको आकलन करना है तो आप किस पर ज़्यादा बल दोगे? फर्स्ट है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने पर। सेकंड है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने। थर्ड है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने। और फोर्थ है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा कि आप दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को लाने की बात कर रहे हो, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट क्या होती है? यहाँ पर क्या पूछा? एसआई यूनिट। तो ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट होती है आपकी किलो जूल प्रति किलोग्राम। याद रखिएगा, आपका किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी होती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जो आपकी एसआई यूनिट है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप शुगर को किस में चेंज कर रहे हो? आपने शुगर लिया और शुगर आपकी चेंज हो रही है एल्कोहल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इसका आपको नाम बताना है। तो ये प्रोसेस की जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। और ये किसके द्वारा की जाएगी? ये आपके ईस्ट के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, मुख्य सीमा मतलब आपको इसकी लिमिटेशन बताना है कि लिमिटेशन क्या होगा। ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। और फोर्थ है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, द स्टूडेंट हैव परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क। उनको ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए? योगात्मक आकलन मीन सम्मेटिव असेसमेंट। तो अवलोकन कौशलों का आकलन, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, या फिर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, विद्यार्थियों में अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। यही हमारा असेसमेंट का मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आहारी रेशे कैलोजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या फिर सेल्यूलोज और प्रोटीन दोनों से बनते हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये रुक्षांश भी कहलाते हैं, यानी इनको आप रफेज भी बोलते हो, जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको भी। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तब। तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, या उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, यानी कि पिच डिक्रीज बट लाउडनेस इंक्रीज। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यदि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता है तो आपका पिच ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, और फ्रिक्वेंसी यदि डिक्रीज होता है तो पिच ऑफ साउंड भी डिक्रीज होता है। तो हाई पिच वाले साउंड को हम क्या बोलते हैं, जो हाई पिच वाला साउंड होता है उनकी आवाज़ पतली होती है। जैसे कि आप क्या ले सकते हो, आप सितार ले सकते हो, या फिर जो आपकी वुमेन्स की जो वॉइस होती है, वुमेन जो होती है उनकी वॉइस पतली होगी। और लो पिच साउंड किसका होता है, मेन की जो वॉइस होती है वो, यहाँ पर आपका ढोलक आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आ जाते हैं। शेर की ध्वनि, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब यदि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो लाउडनेस इंक्रीज होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है रेयॉन। यदि मानव निर्मित रेशम की बात करें तो रेयॉन एक ऐसा इस तरह का फाइबर होता है कि आपको ऐसा लगेगा ये रेशम ही है, लेकिन वो मैन मेड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किसकी ओर संकेत करेगा, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में, कमजोर शिक्षार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने में, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने में, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो उसी को आप अधिगम के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, वह गैस है जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। कौन सा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन सी गैस बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। याद रखिएगा, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव किसकी तरफ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ऑक्सीजन से भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत जल्दी बॉन्डिंग बना लेता है। जब कभी भी इनकम्प्लीट कंबसन होता है या घरों वगैरह में आग लग जाती है तो वहाँ पर हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनने लगता है, और इससे डेथ भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये बताना है। भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी कहलाता है, यानी सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है, या फिर भूकंप तरंगे केंद्र से होती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो तरंगों का रिकॉर्ड करेगा वो सिस्मोग्राफ करेगा। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, क्योंकि ये रैखिक नहीं है। मीन्स ये कुछ लाइन टाइप का, इस टाइप का नहीं आता ग्राफ, ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ इसका मिलने वाला है। ठीक, और तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती है, ये बात ही बिल्कुल सही है। सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो आपका इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता बताता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की विशेषता इनमें से कौन बताएगा। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। थर्ड, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। और फोर्थ, ये अपनी प्रकृति में निदानात्मक होता है, यानी इसकी प्रकृति जो है वो निदानात्मक है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि इसकी प्रकृति निदानात्मक होती है, यानी कि डायग्नोस्टिक नेचर होता है इसका। बच्चों में जो प्रॉब्लम हो रही हो उन प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है। विद्यार्थियों में तर्कण कौशल को दृढ़ करने, या फिर कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति की समझ को बढ़ावा देने, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, या फिर विद्यार्थियों की अंक संबंधी या फिर अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने में। यदि हम परियोजना की बात करें तो परियोजना से जो आधारभूत यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। देखिए, प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है, ठीक है ना बात। तो इसके लिए आप क्या करोगे, परियोजना ही करोगे, क्योंकि यदि साइंस की बात चल रही है और उसमें प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो उसको हमें हमेशा साथ में लेकर चलना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। और ये वाला जो कम है ना, इसका मतलब जो कम वाला कम नहीं है कि कोई चीज़ कितनी कम है, वो वाला कम नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन जो होता है उसको एक शॉर्ट में कम करके लिखते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट और साथ साथ में आप प्रयोगशाला यानी कि लैब को भी यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान में के लिए कार्य पर बल दिया जा सकता है। विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता को सही तरह से जांच करने, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में, विद्यार्थियों की सत्यता करने में या फिर सहायता करने में, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को प्रतिशत सुधार में, या फिर लिखित रिकॉर्ड करने की आदत का विकास करने में, विद्यार्थियों की सहायता करने में। राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए हम जो प्रोजेक्ट हैं या जो प्रैक्टिकल है उन पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि हाई लेवल पर साइंस टीचिंग का मेन मोटिव क्या रहेगा। फर्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्रों को सीखना, अभ्यासों के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद रखना। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा राइट आंसर। लास्ट वाला हम लगाए थे नहीं क्योंकि ये तो रोड मेमोराइजेशन पर चला गया। ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट रहने वाला है कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार या फिर हैजा। राइट आंसर इसका हैजा रहेगा यानी कि कोलेरा। और याद रखिएगा जो एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जाते हैं, एंटीबॉडीज या फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज़ में किए जाते हैं। जो डिसीज़ हमें बैक्टीरिया से होती हैं उनके लिए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आमतौर पर खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पेट बोतलों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है रियोन है, पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टर है या फिर एक्रिलिक है। तो राइट आंसर इसका पॉलिस्टर रहेगा। कुछ इस तरह की ये बोतलें आप लोगों ने देखी होंगी, ये वाली ऊपर यहाँ पर कैप होता है और ये कुछ कपड़े जैसी होती है, यानी ये फोल्ड वगैरह भी हो सकती है। तो ये किसका चेंज फॉर्म है, ये एक पॉलिस्टर का ही प्रकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालकों में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके किस पर निर्भर करती है, पदार्थ पर और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ और लंबाई पर, लंबाई और मोटाई पर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहता है। कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहाँ पे मटेरियल भी डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी थिकनेस क्या है, सब पर वो डिपेंड करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए किस खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि आयोडीन एवं फ्लोरीन, सेकंड है लोह एवं आयोडीन, थर्ड है लोह एवं कैल्शियम और फोर्थ है आयोडीन एवं पोटेशियम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा लोह एवं कैल्शियम। आयरन एंड कैल्शियम का इसमें यूज़ किया जाता है या काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। फर्स्ट मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर जलवाष्प। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है यह पौधाघर प्रभाव को प्रभावित करती हैं। यदि यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपकी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका एसिड रेन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़े चूने के पानी के विलयन से गुजरती है, यह नहीं है ये है, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना किसके कारण दिखाई देगा, ग्लेशियल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्य या फिर अग्लेशियल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है और ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। और फर्स्ट एंड फोर्थ में कन्फ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ जाते हैं। अभी हम यदि कहीं पर कुछ चेंजेस मुझे लगते हैं तो मैं इसे सही करा दूंगा कि अब्लेशियल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। कैल्शियम कार्बोनेट अब्लेशियल होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, विलयनों की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। अब निम्नलिखित अवलोकन में से सही रूप से सारणीकृत अवलोकन कीजिए। सबसे पहले दिया है उन्होंने NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl तो आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है।
NaCl सॉल्ट होगा तो ये तो एसिड एंड बेस के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। चूने का पानी क्या होता है, ये आपका बेस होता है, यानी कि क्षार होता है, क्षार है, लाल को नीला कर देगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर उदासीन लिखा है, ये बात गलत है, तो ये भी गलत और ये वाला भी गलत। सिरका कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन बिल्कुल गलत बात है। सिरका क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, तो इसका नेचर क्या रहेगा, इसका नेचर एसिडिक रहेगा। कपड़े धोने का सोलवा लाल को नीला कर देगा, बात सही है, नीले के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ये बात भी सही है। बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय होता है, ये बात भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वैज्ञानिक कौशल विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है ये बताना है। विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, या फिर क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो बिल्कुल सही है, विज्ञान की जब भी बात आ जाती है तो हम हमेशा किसके साथ जाते हैं, प्रयोगशाला के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, ये शायद बीच का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आया है गलती से, चलो इसे कर लेते हैं। विद्यार्थियों A, B, C तथा D ने जब सूखे लिटमस पत्र को बेकिंग सोडा रगड़ा तो उन्हें निम्नलिखित अवलोकन किए। ए वाले ने तो बोला कि नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है और कोई परिवर्तित नहीं। बी वाले ने बोला कोई परिवर्तन नहीं लेकिन लाल रंग में बदल जाता है। सी वाले ने बोला नीले रंग में बदल जाता है और लाल रंग में बदल जाता है। डी वाले ने बोला कि कोई चेंजेस नहीं होगा। तो डी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसका यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, जो ड्राई लिटमस पेपर है आपका, ठीक है, और ड्राई लिटमस पेपर पर ही आप सॉलिड सॉलिड खाने का सोडा, सॉलिड बेकिंग सोडा डाल रहे हो आप, ठीक है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर वाटर का होना ज़रूरी है। यदि आप इसका वाटर सॉल्यूशन लेते हो या फिर आप ड्राई लिटमस की जगह मॉइस्चराइज लिटमस पेपर लेते हो तो वहाँ पर ये करेगा। तो यदि आप ड्राई ले रहे हो तो कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका, डी वाला राइट होगा। डी वाला मतलब कौन से ऑप्शन से यहाँ पर, एक मिनट पेन कहाँ गया, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइबोसोम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील, ठीक है। सेकंड है फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियाँ घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या फिर नाइट्रोजन स्थितिकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ और फलीदार पादप। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, जड़ों की ग्रंथियों में यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और फलीदार पादपों में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक प्रयोगशाला तापमान पर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर आपका हो गया 55 और यहाँ पर हो गया आपका 56, तो बीच में जो नंबर्स आएंगे 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 55.2, फिर आएगा 55.4, इसके बाद 55.6 और इसके बाद आएगा 55.8, ठीक है। अब कौन सा बता सकता है, 55.2 बता सकता है, 4 बता सकता है, 6 बता सकता है और 8 बता सकता है। ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल रहा है 55.2, 55.2 को आप इससे मेज़र कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।